प्रारंभिक भारत का परिचय। पाठ 4 भौगोलिक ढांचा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए भौगोलिक ढांचा का आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद एक नई संस्कृतियों का संभरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकसित पश्चिमी गंगा घाटी में वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी। मध्य गंगा घाटी में फूली फली निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रहीं। इनमें भी ये शक्तियां गंगा यमुना दो आप के लिए विशेष लोलुप रहीं और इसके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संचार की मानो धमनियां थीं। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में, लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर स्थित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया है। यह काम पर्वतों ने भी किया है। उदाहरणार्थ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिण सीमा गोदावरी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदान को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला। तब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर भी तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा है। कावेरी घाटी दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल में इसे ईसा की चौथी छठी सदियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है।
यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचाई नहीं है। पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनके अनेक रास्ते बना दिए। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। अरिक्मेणु आधुनिक नाम महाबलीपुरम और कावेरीपत्तनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही अवस्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी संस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयां नहीं हैं, परंतु उत्तर में ताप्ती दमनगंगा और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई, तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज्य है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते थे, क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं था। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतों से पश्चिमी का भूभाग थार मरुभूमि में पड़ता है, हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थीं। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुद्यान थे, जहां कहीं कहीं बस्तियां थीं, और आरंभ काल से ही ऊंटों के सहारे इस मरुभूमि को पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खैतरी की तांबे की खानी भी उसी क्षेत्र में होने से वहां ताम्रपाषाण युग से ही बस्तियां बनती रही हैं। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र कठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफी तंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। गंगा यमुना दो आब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य हैं, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तर भाग में उपजाऊ मैदान है। यह मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग को, जो ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय ईसा की चौथी पांचवी सदियों में ऐतिहासिक महत्व मिला था, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग शामिल है, जो ईसा पूर्व छठी सदी के ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है।
गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश भीतरी प्रदेश था और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ीं, नदियों द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला। ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था जहां विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यह आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके। सने सने प्रत्येक प्रदेश ने ऐसी पृथक संस्कृतियां इकाई का रूप धारण किया जिसकी अपनी अलग भाषा और जीवन पद्धति थी, परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंदू आर्य भाषा से विकसित हुई हैं और इसलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वहीं समझी जाने लगी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूरब से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है और इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य पर्वत के दक्षिण में रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में। दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे जहाँ वे आज भी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी तथा व्यापारी लोग अब आ बसे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की यह सीमा अलंघ्य नहीं है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते और दक्षिण के लोग उत्तर संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में धर्म प्रचारक और सांस्कृतिक नेताओं विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू होती है। तो इस पाठ का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं तीसरे पार्ट में। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।